हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस उड़ूक परिवार में। तो साथियों, जैसा कि कल 12 नवंबर से एसएससी सीएचएसएल का पेपर शुरू होने जा रहा है, तो पेपर से पहले हम लोग एक ओरिजिनल फुल पेपर का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो इस पेपर में टोटल 60 क्वेश्चन होने वाले हैं और आप सभी का सही करने का टारगेट 60 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आप अपने शिफ्ट से पहले इस पेपर को एक बार जरूर हल करिएगा। इस पेपर में आपको चेक करने का मौका मिलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, और इसे एक और बात आपको पता चलेगा कि आपके शिफ्टों में किस लेवल के सवाल पूछे आएंगे, क्योंकि जो पिछले 5 वर्षों में सवाल पूछे गए अभी तक, उनके आधारित पर यह पूरा पेपर होने वाला है। प्लस एसएससी के नए पैटर्न पे पूरे पेपर का सोल्यूशन इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। चाहे आप जीके की बात करेंगे, चाहे इंग्लिश, मैथ या चाहे रीजनिंग की बात करेंगे, तो इस पेपर में हम लोग पूरे पेपर का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। पूरे सिलेबस को हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे इस सेशन में। तो भाई, आप सभी से प्लीज एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने शिफ्ट से पहले एक बार जरूर हल कर लीजिएगा, क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कल से पेपर शुरू होने जा रहा है। तो चलिए दोस्त, बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस पेपर को हल कर लेते हैं। देखते हैं आज के इस पेपर में हम लोग कितना स्कोर करते हैं और हमारी तैयारी किस लेवल की है। ओके, और एक बात आप सभी से कहना चाहते हैं कि अपना एग्जाम डेट हमें कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि हमें क्लास आप सभी को प्रोवाइड करना है। ओके मेरे दोस्त, तो चलिए आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में अवध के नवाब ने ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा शुरू किए गए सहायक गठबंधन को स्वीकार किया था? बताइए, किस वर्ष में अवध के नवाब ने ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा शुरू किए गए सहायक गठबंधन को स्वीकार किया गया था? तो याद रखिएगा 1801 में। तो पहले का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधानसभा के आम चुनाव पहली बार कब हुए थे? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधानसभा के आम चुनाव पहली बार कब हुए थे? तो 1993 में हुए थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वसीय अम्ल का आणविक भार कैसे निर्धारित किया जाता है? वसीय अम्ल का आणविक भार कैसे निर्धारित किया जाता है? तो याद रखिएगा साबुनीकरण मान के द्वारा। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, नृत्यांगना युगल कमलिनी और नलिनी अस्थाना को 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। वे निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के प्रसिद्ध हैं? बताइए, नृत्यांगना युगल कमलिनी और नलिनी अस्थाना को 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, वो किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तो याद रखिएगा कथक के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, गुप्त काल को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? गुप्त काल को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चंद्रगुप्त फर्स्ट को दिया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में मानक जनगणना परिभाषा के अनुसार सीमांत कामगार कौन है? बताइए, भारत में मानक जनगणना परिभाषा के अनुसार सीमांत कामगार कौन है? तो वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिनों से कम काम करता है, वह भारत में मानक जनगणना परिभाषा के अनुसार सीमांत कामगार है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, वडोदरा गुजरात के लक्ष्मी विलास महल में किस शैली की वास्तुकला का इस्तेमाल किया गया था? वडोदरा गुजरात के लक्ष्मी विलास महल में किस शैली की वास्तुकला का इस्तेमाल किया गया था? तो याद रखिएगा भारत अरबी का इस्तेमाल किया गया था। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस खेल में क्लीन एंड जर्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो बताइए, किस खेल में क्लीन एंड जर्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो ये भारोत्तोलन खेल में किया जाता है। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा शिखर दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर है? कौन सा शिखर दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर है? तो अनाईमुडी है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 10, 1921-22 में केरल के मालाबार समुद्र तट के किसानों ने एक महान विद्रोह किया, जिसे किस विद्रोह के रूप में जाना जाता है? 1921-22 में केरल के मालाबार समुद्र तट के किसानों ने
एक महान विद्रोह किया, जिसे किस विद्रोह के रूप में जाना जाता है? तो मोपला विद्रोह के रूप में जाना जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 11, फतेहपुर सीकरी में स्थित बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? फतेहपुर सीकरी में स्थित बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? तो जामा मस्जिद का है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी संरक्षण संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी? बताइए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी संरक्षण संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी? तो यह अनुच्छेद 28 कहता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र नंदिनी और रागिनी शंकर द्वारा बजाया जाता है? तो कौन सा वाद्य यंत्र नंदिनी और रागिनी शंकर द्वारा बजाया जाता है? तो वायलिन बजाया जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 14, उपन्यास अ सूटेबल बॉय के लेखक कौन है, जो सबसे लंबे उपन्यासों में से एक है? बताइए, उपन्यास अ सूटेबल बॉय के लेखक कौन है, जो सबसे लंबे उपन्यासों में से एक है? तो विक्रम सेठ की है भाई अ सूटेबल बॉय। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन से शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत केली कोट्टू नामक ढोल बजाने के प्रदर्शन के साथ होती है? तो कौन सी शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत केली कोट्टू नामक ढोल बजाने के प्रदर्शन के साथ होती है? तो कथकली का। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कथकली कहाँ पर होता है? यूपी में होता है। जैसे आपका कथकली केरल, कथक यूपी का है, कथकली केरल का है। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 16, रानी गाइदी नल्लू निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़ी है? बताइए, रानी गाइदी नल्लू ये किस आंदोलन से जुड़ी है? तो ये हिराका आंदोलन से जुड़ी थी। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 17, दक्षिण भारत की ऐसी प्रमुख नदियां कौन सी है जो अरब सागर में गिरती हैं? दक्षिण भारत की ऐसी प्रमुख नदियां कौन सी है जो अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा है और एक ताप्ती नदी है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 18, भारत वंश के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया, निम्नलिखित में से किस वेद में इस वंश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? भारत वंश के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया है, ये किस वेद में इस वंश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पे नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को तो जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि भाई आपके जब तक पेपर समाप्त नहीं हो जाते तब तक आपको क्लास प्रोवाइड करना है और एग्जाम ओरिएंटेड सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करना है, क्योंकि कल के बाद से तो हमें आइडिया मिल जाएगा कि पेपर में सॉल्व कैसे आने वाले हैं। चाहे जीके की बात करेंगे, इंग्लिश, मैथ हो, चाहे रीजनिंग की, तो भाई नोटिफिकेशन को तो आपको ऑन करना ही है। ओके, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो 82.14% है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 20, गुक्की की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? GUCCI यानी गुक्की की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो याद रखिएगा आलिया भट्ट बनी है। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 21, प्रथम ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया था? बताइए, पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया था? तो गांधीनगर में। गांधीनगर कहां है? बताइए। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ग्रैमी और ऑस्कर दोनों पुरस्कार प्राप्त है? ऑप्शन देखिए और बताइए किस व्यक्ति को ग्रैमी और ऑस्कर दोनों पुरस्कार प्राप्त है? तो गुलजार जी को। ऑप्शन यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 23, पारिस्थितिक तंत्र के कार्य करने और बने रहने के लिए बुनियादी आवश्यकता क्या है? पारिस्थितिक तंत्र के कार्य करने और बने रहने के लिए बुनियादी आवश्यकता क्या है? तो सौर ऊर्जा का निवेश है। ऑप्शन यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे।
नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 24। दक्षिण भारत में सैन्य अभियान शुरू करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? दक्षिण भारत में सैन्य अभियान शुरू करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? तो सर जी अलाउद्दीन खिलजी था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 25। भारत की प्रथम महिला उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश फातिमा बीबी भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो भारत की जो पहली महिला उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश है फातिमा बीबी, ये भारत के किस राज्य से बिलोंग करती हैं? तो केरल राज्य से बिलोंग करती हैं। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 26। होयसलेश्वर मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस पत्थर से एक होयसल राजा ने 1150 में करवाया था? बताइए, होयसलेश्वर मंदिर का निर्माण किस पत्थर से एक होयसल राजा ने 1150 में करवाया था? तो काला शिष्ट पत्थर से। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 27। हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है? बताइएगा, हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी किस नदी का उद्गम स्थल है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, चिनाब नदी का। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 28। भारत में निम्न में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में सबसे अधिक अंतर होता है? तो भारत में किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में सबसे अधिक अंतर होता है? तो याद रखिएगा, थार जगह में। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल को हल कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो सर जी शेरशाह सूरी का मकबरा तो बिहार के सासाराम में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 30। ओलंपिक खेलों में लेजर निम्न में से किस खेल की श्रेणी में है? ओलंपिक खेलों में लेजर किस खेल की श्रेणी है? तो ये नौकायन की है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 31। संसद की सदस्यता हेतु अहर्ता का मुद्दा भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद के दायरे के अंतर्गत आता है? संसद की सदस्यता हेतु अहर्ता का मुद्दा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के दायरे के अंतर्गत आता है? तो सर जी अनुच्छेद 84 के। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से किसने पूर्वोत्तर से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था? किसने पूर्वोत्तर से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था? तो रानी गाइदी नलियू ने लिया था। नाम भी अजब है भाई, रानी गाइदी नलियू। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 33। सिकंदरा जो आगरा का उपनगरीय क्षेत्र है, ये किसके मकबरे से जुड़ा है? बताइए, सिकंदरा जो आगरा का उपनगरीय क्षेत्र है, तो ये किसके मकबरे से जुड़ा है? तो सर जी अकबर के मकबरे से जुड़ा है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या होगा? किसको स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है? बताइए, किसको स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है? तो सर जी अरोड़ा आसफ अली को कहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 35। बल को द्रव्यमान से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है? बल को द्रव्यमान से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होगा? तो सर जी त्वरण होगा प्राप्त। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में है? बताइए, किस नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में है? तो सर जी गोदावरी नदी का। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 38। तो मेरे दोस्त ये तो इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए। इंग्लिश के सारे कॉन्सेप्ट, सारा लॉजिक आपको ऐसा ही मिलेगा। ओके, देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। यानी एक सेंटेंस दिया है, अंडरलाइन किया, उसी काम के राइट स्पेलिंग बताना। जैसे प्रिंसिपल, भाई प्रिंसिपल का राइट स्पेलिंग क्या होता है बता दीजिए आप लोग। तो PRINCIPAL प्रिंसिपल का स्पेलिंग होता है। तो देखिए कौन सा है, PRINCI
ई दे रखा है, PRINCE, गलत है। डी ऑप्शन देखिए बिल्कुल ठीक है, PRINCIPL, यानी प्रिंसिपल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट स्पेलिंग दिया है, करेक्ट स्पेलिंग दिया है, यही सॉल्व पूछा था। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज अनाउंस हिज अर्ली रिटायरमेंट टुडे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को हल करिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ कंपैरिजन टू फिल इन द ब्लैंक्स। हनी इज पर्सन इन हिज फैमिली। बताइए भाई, मोस्ट अप्रोप्रिएट डिग्री कंपैरिजन का आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। बताइए, तो जैसे हनी इज क्या होना चाहिए, हनी इज मोर टॉलर पर्सन इन हिज फैमिली, या हनी इज टॉल, या हनी इज टॉलर पर्सन इन हिज फैमिली, या हनी इज द टॉलेस्ट। भाई इसमें आप जाने की तुलना परिवारों के अंदर की जा रही है, तो सुपरलेटिव आपका बिल्कुल ठीक कौन सा होगा, तो हमारे हिसाब से तो हनी इज द टॉलेस्ट पर्सन इन हिज फैमिली होना चाहिए। क्यों मेरे दोस्त, सुपरलेटिव है द टॉलेस्ट, क्योंकि भाई तुलना परिवारों के अंदर की जा रही है। जैसे यदि हम मोर टॉलर की बात करेंगे ना, तो ये डबल कॉम्परेटिव है। क्या है ये, डबल कॉम्परेटिव है, ये होगा नहीं। और टाल एक भाई जानते हैं क्या है, सकारात्मक रूप है, तो ये भी नहीं होगा। टालर भी एक प्रकार का मेरे दोस्त कॉम्परेटिव है, लेकिन पूर्ण तुलना के लिए सही नहीं होगा, तो इसलिए हनी इज द टॉलेस्ट पर्सन इन हिज फैमिली होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 40। इफ समवन मेंशंस दैट द बॉल इज इन योर कोर्ट, व्हाट डज दिस इडियम इंप्लाई। बताइए, जैसे द बॉल इज, इसका मतलब अब आपकी बारी है निर्णय लेने या कोई कार्रवाई करने की, तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, द बॉल इज इन योर कोर्ट, मतलब साथी अब आपकी बारी है निर्णय लेने या कोई कार्रवाई करने की, यानी इट्स योर टर्न टू मेक अ डिसीजन और टेक एक्शन। ओके, अब आपकी बारी हो चुका है, कोई निर्णय लीजिए या कोई कार्रवाई करिए या कोई एक्शन लीजिए, तो इस सवाल का बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। द बॉल इज इन कोर्ट, मतलब इस मुहावरे का अर्थ इट्स योर टर्न टू मेक अ डिसीजन और टेक एन एक्शन। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 41। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। भाई 4 से 5 सवाल एंटोनिम का पूछा जाएगा एक ही शिफ्ट में। हार्मोनी का उल्टा बताइए, यानी विलोम शब्द। बताइए, हार्मोनी का मतलब असहमति या कलह, जो असहमति होता है या कलह होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, हार्मोनी बोलते हैं। तो बताइए, तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है, असहमति होता है, तो इस सवाल का ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। एकॉर्ड का मतलब क्या होता है दोस्त मेरे, सहमति होता है, ठीक है। और यूनिटी का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, एकता होता है। यूनिटी का मतलब क्या होता है, एकता होता है। कनकॉर्ड का मतलब क्या होता है, मेलजोल होता है, जो मेलजोल करते हैं। ओके मेरे दोस्त, तो इस सवाल का ऑप्शन यहां से क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 42। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। सी टू बी अंडरस्टूड बाय द सोसाइटी, मतलब वह समाज द्वारा समझी जाने वाली है, वह चाहती थी कि समाज उसे समझे, यानी जानते हैं साथी, सी सॉट टू बी अंडरस्टूड बाय द सोसाइटी, जानते वह चाहती थी कि समाज उसे समझे। वह समाज द्वारा समझी जाने वाली क्या है भाई, वह चाहती थी कि वह समाज हमें समझे। चेस्ट पीछा नहीं चाहती कि हमें समाज पीछा करे, या हंटेड यानी पीछा शिकार नहीं करवाना चाहती थी, या लुक देखना नहीं चाहती थी, अपने आप को दिखवाना नहीं चाहती, वो क्या चाहती थी कि समाज हमें समझे। तो सी साउट टू बी अंडरस्टूड बाय द सोसाइटी होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 43। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इनमें से इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताइए। टेंजिबल मूर्त, जिसे आप टेंजिबल यानी अमूर्त कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। नेविगेट बिल्कुल ठीक है। लैसिबियस बिल्कुल कामुक ठीक है। लेकिन दोस्त जो रेट्रियोकल मतलब जो कि वाक्य विन्यास होता है उसका राइट स्पेलिंग क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, RHETO होता है भाई। यहाँ पे देखिए ई दे रखा है, RHETO RICAL होता है। रेटोरिकल होता है मेरे, जैसा कि वाक्य विन्यास, तो यही क्या है, इनकरेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त मेरे, चलिए
अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 44, क्या बनेगा बिल्कुल परफेक्ट आंसर। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। मुहावरा बताइए। रेन कैट्स एंड डॉग्स, मतलब रेन कैट्स एंड डॉग्स का मतलब जानते हैं, जोर जोर से बारिश होना, इस मुहावरे का अर्थ होता है। यानी डूइंग समथिंग पॉइंटलेस, नहीं भाई। वेरी रेयरली, नहीं। डू समथिंग अनप्लान्ड, नहीं भाई। रेनिंग हैवली हो जाएगा मेरे दोस्त। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 45। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द स्पीकर रिक्वेस्टेड द ऑडियंस टू पे, क्या ईयर्स, कान। द स्पीकर रिक्वेस्टेड द ऑडियंस, जो स्पीकर है वो क्या रिक्वेस्ट कर रहा है ऑडियंस से, क्या पे करने के लिए, क्या जमा करने के लिए बोल रहा है। ईयर्स यानी अपने कान की अटेंशन के लिए बोल रहा है। भाई अटेंशन के लिए बोलेंगे, कोई स्पीकर होगा, कोई भाषण दे रहा है तो अटेंशन के लिए रिक्वेस्ट करेंगे ना भाई, कि साइलेंस यानी मौन के लिए भी, लेकिन अटेंशन के लिए बोलते हैं। साइलेंस के लिए तो बोलते हैं लेकिन मौन, बिल्कुल ये रॉन्ग हो जाएगा, साइलेंस नहीं होगा भाई। एक्टिवनेस यानी सक्रियता होगा नहीं तो क्या होगा, अटेंशन के लिए बोलते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 46। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। पेंसिव का मतलब बताइए। पेंसिव का मतलब जानते हैं, जो विचारशील होता है, या आप बोल सकते हैं गंभीर, गंभीर बोल सकते हैं या विचारशील बोल सकते हैं। जैसे ट्रबल मतलब परेशानी, और टाकेटिव मतलब जो बहुत बातूनी होता है। थॉटफुल यानी क्या हो जाएगा भाई, सिमिलर क्या हो, गंभीर, विचारशील यानी थॉटफुल होने वाला। तो इस सवाल का ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, सिमिलर हो रहा है पेंसिव का। टायर्ड मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, थका हुआ होता है ना। तो इस सवाल का ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 47। दो सवाल आप सभी से इस तरह का पूछा जाएगा। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। तो 4 ठो आपको सेगमेंट यानी खंड दिया गया है, एक खंड में कोई गलत है वही आपको बताना है। जैसे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्न इंग्लिश नाउ। बताइए आप कब से अंग्रेजी सीख रहे हो, यानी हैव यू होना चाहिए भाई ने। हैव यू बीन लर्न क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए भाई। यहाँ से हैव यू बीन लर्न क्या होना चाहिए, गलत होगा। सही क्या होगा, हैव यू बीन लर्निंग होता है भाई। यहाँ पे आईएनजी लगता है मेरे दोस्त, आईएनजी लगता है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। तो इनमें से क्या रॉन्ग है, बीन लर्न गलत, क्या होना है, बीन लर्निंग होना चाहिए। ओके, ऑप्शन है यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 48, क्या बनेगा परफेक्टली आंसर। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। भाई आपको एमिकेबल का विलोम शब्द बताना है, यही आपका अंडरलाइन हाईलाइटेड वर्ड है एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब क्या होता है, शत्रुता पूर्ण होता है मेरे दोस्त। क्या होता है, शत्रुता पूर्ण होता है। तो इसका उल्टा क्या होगा, एग्रीएबल होगा, सहमत होगा, नहीं। सिरने होगा यानी शांत होगा, नहीं होगा। कॉर्डियल मित्रवता होगा, नहीं। क्या हो जाएगा, हॉस्टाइल होगा। हॉस्टाइल का मतलब शत्रुता, क्या होगा, हॉस्टाइल, बिल्कुल मैत्रीपूर्ण। ठीक है, तो इस सवाल का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग भाई। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 49। दो वर्गों के विकर्ण का अनुपात 5:6 है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ये तो मैथ का सवाल है। जब साथी दो वर्गों के विकर्णों का अनुपात दिया है तो फार्मूला जानते हैं, क्या लगाएंगे आप लोग, सिंपल सा, ब्रैकेट में d1 अपान में d2 का होल स्क्वायर कर दीजिए। d1 मतलब डायगोनल, एक का यानी मेरे दोस्त 5/6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 के स्क्वायर 25, 5 के स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, यानी 25:36 आंसर आपका आ जाएगा। यही बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। एरिया आप निकालेंगे साइड स्क्वायर बराबर, तो इसको डी अपार्ट में रूट का होल स्क्वायर बराबर d²2। ये पहले वर्ग का क्षेत्रफल d1 स्क्वायर बटे में 2, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल d2 स्क्वायर अपान में 2, ऐसे करेंगे तो इससे बढ़िया भाई d1 अपान में d2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। सिंपल सा, यदि दो वर्गों की विकर्ण का अनुपात दिया तो। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या होगा।
5 वर्षों के लिए 3 वर्ष वार्षिक ब्याज दर पर उधार ली गई राशि ₹3500 पर साधारण ब्याज रुपीज में ज्ञात करिए। चलिए मेरे दोस्त, आप सभी से सिंपल इंटरेस्ट का पूछा है। एसआई बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में 100। ये आपका फॉर्मूला होता है। प्रिंसिपल सबसे अधिक नंबर में 3500, रेट हमेशा प्रतिशत में, टाइम 5 वर्ष बटे में 100। 0000 कैंसिल, 5 तिहाई 15, 35 गुणे 15 कितना होगा? 15 पच्चे 75 के 5 7, 15 तिहाई 45 7 52, यानी 525 आएगा आपका राइट आंसर। 525 यानी डी ऑप्शन इस सॉल्व का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, आगे बढ़ा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 को हल करिए जरा। तो अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? बताइए दोस्त मेरे। जैसे एडीजी, जेएमपी, एसवीवाई, बीईएच क्वेश्चन मार्क। जब अक्षरों का ढेर श्रृंखला दे तो हमने आपको बताया सभी 3-3 पेयर का पहला अक्षर उठाइए। जैसे एडीजी का पहला अक्षर ए उठा लीजिए, जेएमपी का पहला अक्षर जे उठा लीजिए, एसवीवाई का पहला अक्षर यस उठा लीजिए, बीईएच का पहला अक्षर बी उठा लीजिए। तुरंत कोड कर दिए। जैसे ए होता है 1, जे होता है 10, यस होता है 19, बी होता है 2, है ना मेरे दोस्त। तो अब इसमें क्या दिमाग लगाया है जरा सोचिए। देखिए 1 से 10 यानी +9 किया है, 10 से 19 इसमें +9 किया है, 19 में यदि आप +9 को जोड़ते तो 28, 28 पे आप जानते हैं बी आता है, क्योंकि 27 पे ए हो जाता है, 28 पे बी आ जाता है। तो इसी प्रकार मेरे दोस्त 2 में 9 को जोड़ देंगे 11, 11 पे कौन सा अक्षर आता है? के आता है। यानी हमारा जो आंसर मिलेगा वो के से मिलेगा। या तो ऑप्शन बी होगा या तो ऑप्शन डी होगा। अब दूसरा अक्षर हम हल करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा, क्योंकि बीच में देखिए यम दिया है, इसमें यन दिया है। दूसरे अक्षर को हल कर लेते हैं भाई। देखिए दूसरा अक्षर डी है, इसमें यम है, इसमें भी है और इसमें ई है, यही है। तो डी आपका 4, यम 13, भी 22, ई 5 होता है। 4 से 13 इसमें भी +9 किया, 13 9 22 होता है, 22 9 31 होता है। 31 पे आप जानते हैं कि ई होता है, 27 पे 28 पे बी, 29 पे सी, 30 पे डी, 31 पे ई। तो इसी प्रकार इस 5 में 9 जोड़ दीजिए, 9 5 14, 14 पे यन आता है। तो देखिए बीच वाले में के वाले में किस में यन है? तो डी वाले में। देखिए तो 51 का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कि यानी क्यों हमारा बिल्कुल राइट आंसर आएगा इस क्वेश्चन मार्क की जगह। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 52, दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए? यानी यहाँ पे 2 से 3 हमें आंसर लाना है, यानी RHS बराबर LHS करना पड़ेगा, वो भी ऑप्शन की मदद से। हर एक ऑप्शन को उठाना पड़ेगा और इसी में रखना पड़ेगा। जैसे हम पहला ऑप्शन को यदि उठाते हैं प्लस और गुणा को, तो इसमें हम रखेंगे, हल करते हैं, बॉर्डर में स्क्रीन लगाएंगे। चलिए देखिए भाई, पहला ऑप्शन को हम उठा रहे हैं, प्लस और गुणा को बदलेंगे आपस में समीकरण में। देखिए 35 प्लस है तो गुणा में बदल देते हैं, 60 60 के बाद देखिए भाग है, 12 12 के बाद देखिए गुणा है तो प्लस में बदल देंगे, 4 - 12। हमें 203 आंसर लाना है। तो देखिए 35 गुणे 12 का भाग 60 में देंगे तो 5 बार में आ जाएगा, +4 - 12 बराबर 203, यही है। अब देखिए 35 पंजे कितना होता है? 50, 25 का 5 2, 5 से 15, 15 2 17, यानी 175 +4 - 12, है ना। यही हमें 203 आंसर लाना है। 175 में 4 जोड़ देंगे तो 189 हो जाएगा, 189 में से 12 को माइनस कर देंगे तो 167 आएगा भाई। 203 तो आएगा ना, यानी पहला ऑप्शन मैच नहीं किया। अब हम साथी ऑप्शन दूसरा को बदलेंगे। अब ऑप्शन दूसरे को बदलेंगे। देखिए भाग और गुणा को आपस में बदलेंगे। दूसरे ऑप्शन को उठा रहे हैं, 35 + 60 भाग है तो भाग को गुणा में बदल देते हैं, 60 60 के बाद देखिए गुणा है तो गुणा को भाग में बदलेंगे, 4 - 12। ये हमारा समीकरण बन चुका है। 203 हमें आंसर लाना है। 35 + 60 गुणा 4 का भाग 12 में देंगे तो 3 बार में, 4 3 12 - 12। अब देखिए 35 + 60 गुणे 3 यानी 36 का यानी 180 - 12। अब देखिए 35 और 180 कितना होता है? 80 में 20 जोड़ देंगे 200, 100 यानी 215,
215 में से 12 को आप कम करते हैं तो कितना आता है? 203 आता है। देखिए 203 आंसर लाना था हमें, यानी ऑप्शन बी भाग और गुणा बदलने से तब हमारा आंसर मिला मेरे दोस्त। यानी 52 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त मेरे, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 53। एक निश्चित कूट भाषा में वांट को 8 1 6 3 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और देन को 3 4 6 8 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उस भाषा में यच के लिए कूट क्या है? बताइए दोस्त मेरे। यानी वांट है, वांट में 4 अक्षर हैं तो 4 अलग अलग कोड दिया गया है, 8 1 6 3। उसके बाद देन है, देन के में 4 अक्षर है तो 4 अलग अलग कोड दिया गया है, 3 4 6 8। हमसे यच पूछ दिया है। जब साथी सिंगल पूछता तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले कॉमन चेक करते हैं। देखिए यच तो भाई देखिए वांट में है ही नहीं, केवल देन में है। इसका मतलब हमारा कॉमन वाला आंसर नहीं मिलेगा, कॉमन मेथड नहीं लगेगा। दूसरा, जब कॉमन नहीं मिलता है तो दूसरा मेथड हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड किस में इस्तेमाल किया जाता है? इस कोड वाले में। और जो यच पूछा है जिसमें रहेगा उसी में हमारा आंसर मिलेगा, यानी इसी देन में। क्योंकि यच है भाई इसी देन में है तो इसी में हमारा कोई ना कोई नंबर आएगा, या 3 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा या तो 8 आ जाएगा। चलिए इलिमिनेट करते हैं भाई हर एक नंबर को। देखिए इसमें 8 है वांट में और देन में भी 8 है तो ये इलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद देखिए 6 वांट में है और देन में भी 6 है, यानी 6 भी इलिमिनेट हो गया। अब देखिए वांट में 3 भी है मेरे दोस्त और देन में 3 भी है तो ये भी इलिमिनेट हो जाएगा। अब देखिए देन में केवल एक नंबर बच रहा है 4, तो यच का कोड क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इस सवाल का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके मेरे दोस्त, तो एलिमिनेशन मेथड ऐसे इस्तेमाल होता है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 54। एक निश्चित कूट भाषा में कैश को 2 4 8 6 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और हायर को 32 57 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में यच के लिए कोड क्या होगा? जैसे दोस्त मेरे CASH कैश है तो 2 4 8 6 है। उसके बाद हायर है HIRE हायर है तो इसमें भी 4 अक्षर है, 4 अलग नंबर कोड दिया गया 32 57। तो हमसे यच पूछ दिया है तो यच का इसमें पूछा है तो हम पहले कॉमन चेक कर लेते हैं। देखिए भाई कैश में तो यच है और हायर में भी यच है, इसका मतलब दोनों में कॉमन मिल गया। तो भाई जब दोनों में कॉमन मिल गया यच तो इसका मतलब इस कोड में भी कोई ना कोई नंबर कॉमन मिल जाएगा। देखिए 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है तो यच का कोड क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त मेरे, समझ में आया? चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 55। सवाल क्या दिया भाई? 6 मित्र हैं ABCD और F एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर पीठ करके बैठे हैं। भाई साहब एक वृत्ताकार मेज दिया है, चारों ओर केंद्र की ओर पीठ करके बैठे हैं, मुख करके नहीं, यानी अपना चेहरा केंद्र की ओर करके नहीं बैठे, अपना पीठ की ओर करके। ध्यान दीजिएगा भाई। एक पहले हम वृत्ताकार मेज बना लेते हैं, 6 लोगों को बैठाना है, 1 2 3 4 5 6, यही 6 लोग को बैठाना। ध्यान से देखिए बी और सी दोनों का निकटतम पड़ोसी एफ है। बी, यदि बी को हम यहाँ बैठा लेते हैं, सी को यहाँ बैठा लेते हैं, तभी तो भाई एफ बीच में आएगा, तभी तो निकटतम पड़ोसी होगा बी और सी का, है ना मेरे दोस्त। देखिए सवाल क्या बोला है? बी और सी दोनों का निकटतम पड़ोसी एफ है, यानी एफ का निकटतम पड़ोसी बी हो जा रहा है और सी भी हो जा रहा है। एक लाइन क्लियर हो गया। बी के दाएं से दूसरे स्थान पे कौन बैठा? डी, यानी डी जो है ना वो बी के दाएं से। ये भाई देखिए यदि ये बी जो है, यदि इस अपना चेहरा यानी मुख अपना केंद्र की ओर करके बैठा होता है तो भाई राइट साइड तो इधर होता, यानी दायां साइड इधर होता। भाई जिसको हम देख रहे हैं, यानी हम बी को बैठा रहे हैं तो उसी का हमें दायां बायां केवल देखना है। ओके, यदि साथी आप जरा सा सोचिए कि यदि ये जो बी है, यदि इस अपना चेहरा इस केंद्र की ओर करके बैठा रहता है तो इसका हाथ जो रहता है इधर राइट साइड इधर रहता और लेफ्ट साइड इधर रहता। लेकिन साथी सवाल में तो बदल दिया है। सवाल क्या बोल रहा है कि भाई वो पीठ की ओर करके बैठे, यानी उनका चेहरा उल्टा की तरफ, इधर की चेहरा तरफ है, यानी राइट साइड इधर हो जाएगा भाई और लेफ्ट साइड इधर हो जाएगा मेरे दोस्त, उल्टा हो जाएगा भाई प्रोसेस, है ना मेरे दोस्त। सवाल के अकॉर्डिंग, तो सवाल के अकॉर्डिंग हमें बैठाना है भाई। देखिए
डी जो है बी के दाएं से दूसरे स्थान पे, यानी बी के दाएं से दूसरे स्थान पे, यानी डी यहां हो जाएगा, है ना मेरे दोस्त, राइट साइड में बी के। अब उसके बाद देखिए ए जो है ना वो डी के ठीक दाएं बैठा है, यानी डी के ठीक दाएं कौन बैठा, ए। तो भाई ए यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि भाई यदि हम डी को देखेंगे तो पीठ की तरफ उधर है, यानी इधर के चेहरा इधर करा, इसका राइट साइड इधर ही होगा ना भाई, राइट साइड इधर ही होगा ना, लेफ्ट साइड इधर होगा, तो राइट साइड में ए बैठ गया है भाई, तो ए को भी हमने बैठा दिया। ठीक है, अब देखिए सवाल क्या पूछा हमसे, निम्नलिखित में से कौन यफ के दाएं से दूसरे स्थान बैठा है। यफ को हम देखिए ए कभी खाली बैठ रहा है, ए बी सी डी, ई को यहाँ बैठा लेते हैं भाई, है ना, बैठ गए सब। यफ के बाएं से, यानी यफ ऑलरेडी यहाँ बैठा है, यफ के बाएं से दूसरे स्थान पे, यफ के बाएं से दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, तो सर जी ए तो बैठा है ना दोस्त मेरे, ए बैठा है कि नहीं मेरे दोस्त, ए बैठा है कि नहीं, यफ के बाएं से दूसरा, देखिए इधर बायां हो जाएगा, इधर राइट साइड हो जाएगा भाई, पीठ की तरफ बैठा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो यफ के बाएं से दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, ए बैठा है दोस्त, तो इस साल का बी ऑप्शन देखिए ए दे रखा है। सवाल समझ में आया कैसे हल होगा। ओके दोस्त मेरे, आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 56। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, 14, 30, 93, 470, 3297। ये तो बहुत बड़ा नंबर दिया भाई, 14, 30, 93, 470, 3297, ये नंबर दिया आपका। तो दोस्त मेरे इसमें कुछ दिमाग लग रहा है। देखिए 14 से 30, यानी पहले 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 14 में तो 28, 28 में 2 जोड़ देंगे तो 30 बन जाएगा। 30 से 93, 30 में पहले 3 का मल्टीप्लाई करिए, 30 या 90, 90 प्लस 3 93 हो जाएगा। उसके बाद 93 पहले हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 5, 93 में पहले 5 का मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, 5 3 15 का 5 1, 5 9 45 46, 465 और 465 में 5 का 465 में 5 को जोड़ दिए 470 आ जाएगा। यानी 2 3 5, अगली संख्या क्या हो सकता है, लगता है भाई अभाज्य संख्या चल रहा है क्या, अभाज्य संख्या चल रहा है क्या दोस्त मेरे। अब गुणा 7 का करते हैं और प्लस 5 करते हैं। देखिए 470 में यदि हम साथी पहले गुणा 7 करते हैं और प्लस 7 करते हैं तो कितना आंसर आएगा, पहले चलिए गुणा 7 करते हैं 470 में, देखते हैं कितना आता है। देखिए 470 गुणे 7 कितना होगा, 0, 7 7 49 का 9, 4 7 28 और 32, यानी 3290 और प्लस 7 कर देंगे तो यही 3297 हो जाएगा। यानी अभाज्य संख्या चल रहा है भाई। पहले देखिए 2 का गुणा किया फिर 2 जोड़ दिया, 3 का गुणा किया 3 जोड़ दिया, 5 का गुणा 5 जोड़ दिया, 7 का गुणा 7 जोड़ दिया। तो अगली संख्या में हम इस 3297 में 11 का गुणा करेंगे प्लस 11 जोड़ेंगे, तभी हमारा आंसर आएगा। कितना आएगा बताइए। तो दोस्त मेरे यदि आप 3297 में पहले 11 का गुणा करेंगे प्लस 11 जब जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 36,278 आएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन इस साल का परफेक्टली आंसर आ जाएगा। तरीका बस आप लोग सीख लीजिए मेरे दोस्त, तरीका आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 को हल करिए दोस्त मेरे। एक निश्चित तर्क के अनुसार 18 जो 74 से संबंधित है, उसी तर्क के अनुसार 22 90 से संबंधित है, उसी तर्क के अनुसार 25 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो सर जी 18 जो है ना वो 74 से संबंधित है और 22 जो है ना वो 90 से संबंधित है। बताइए दोस्त मेरे, बहुत सिंपल सवाल है भाई। देखिए 18 गुणा 4 72, 72 में जोड़ 2 जोड़ दीजिए 74 हो जाएगा। उसी प्रकार 22 में 4 गुणा करिए 88, 88 में 2 जोड़ दीजिए 90 हो जाएगा। यानी 4 गुणा प्लस 2, 4 गुणा प्लस 2। उसी प्रकार 25 का पूछा हमसे तो 25 गुणे 4 100, 100 में 2 जोड़ दीजिए 102 आ जाएगा आंसर हमारा। तो यही हमारा 102 आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर बी ऑप्शन है ना मेरे दोस्त। गुणा 4 प्लस 2, गुणा 4 प्लस 2, यही समीकरण बन रहा है। ओके दोस्त मेरे, आगे बढ़ा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 को हल करिए जरा। एक निश्चित कूट भाषा में फॉइल को 1974 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और लाइव को 7291 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी कूट भाषा में ई का कूट क्या होगा बताइए दोस्त मेरे। FOIL 4 अलग अक्षर है, जो 4 अलग नंबर कोड भी दिया गया है। 1974 लाइफ LIFE, लाइफ में 4 अक्षर हैं
तो 4 अलग नंबर कोड दिया गया 7291। तो हमसे ई का कोड पूछ दिया है, तो हम पहले कॉमन चेक करेंगे। तो देखिए फॉइल में ई नहीं है लेकिन लाइफ में है, इसका मतलब दोस्त इसमें हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। एलिमिनेशन मेथड किस में लगता है? नंबर में लगता है जो कोड हुआ है। देखिए एक फॉइल में है, लाइफ में एक है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। 9 फॉइल में है और लाइफ में भी 9 है, तो ये भी 9 एलिमिनेट हो जाएगा। 7 फॉइल में है और लाइफ में भी 7 है, ये भी नंबर एलिमिनेट होगा। अब हमने आपको बताया जिसमें ई रहेगा उसी में आंसर रहेगा, यानी लाइफ में ई है तो ई देखिए 2 बच रहा, तो यही हमारा कोड हो जाएगा ई का। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 59। यदि प्लस और गुणा को आपस में बदल दिया जाए तथा माइनस और भाग को भी आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आ गया? लंबा चौड़ा प्रश्न समीकरण दिया है और भाई प्लस गुणा को बदलना है, माइनस भाग को बदलना है इसी समीकरण में। चलिए भाई हल करके देख लेते हैं। 5 प्लस है, प्लस को गुणा में 5 गुणा 625, 625 माइनस, तो माइनस को भाग में बदलना है। 25 के बाद देखिए गुणा है, गुणा को भाई प्लस में बदलना है। उसके बाद 75 के बाद देखिए भाग है तो भाग को माइनस में। 65 ये हमारा समीकरण बन चुका है। प्रश्न के अकॉर्डिंग प्लस और गुणा को बदल दिया, माइनस और भाग को बदल दिया, इसमें बॉड में स्कीम लगा सकते हैं। 5 गुणे 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो 25 का भाग यदि 625 में देंगे तो कितना होगा? 25 दूनी 50, 125, 25 पंजे 125, यानी भाई 25 आएगा। प्लस 75 माइनस 65 हो जाएगा। 25 पंजे 125, 125 प्लस 75 माइनस 65, 125 और 75 कितना होगा? 200 होगा। 200 में से 65 निकालिएगा तो कितना होगा? 135 हो जाएगा। तो यही हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब बताइए साथी किसी प्रकार का डाउट? बिल्कुल नहीं भाई, आप जरूर से जरूर सभी प्रश्नों को तैयार कर लेंगे, अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर करेंगे, ठीक है। देखिए पैड का कोड इतना है, ग्रैब का कोड इतना है, तो ए का कोड क्या होगा? तो देखिए पैड में भी ए है और ग्रैब में भी ए है, इसका मतलब साथी इस कोड में भी कोई ना कोई नंबर कॉमन मिल जाएगा। 3 1 9 5 2 3 4 6, कौन सा कोड? 3। देखिए पैड में 3 है और ग्रैब में भी 3 है, इसका मतलब ए का कोड कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यानी सवाल का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्त मेरे फाइनली यह 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब बताइए आप सभी का इन टोटल 60 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? ईमानदारी के साथ सभी दोस्त बताएंगे अपना अपना स्कोर। तो उम्मीद करूंगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आए होंगे और आपने पूरे 60 के 60 क्वेश्चन अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर किए होंगे। अपने शिफ्ट से पहले इन सभी प्रश्नों को जरूर अट्टा लगा लीजिएगा और अपना एग्जाम डेट हमें कमेंट करके एक बार जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं और एक नए सेशन के साथ। तो सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। माता रानी की कृपा रहे कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए और जाएगा भी भाई, क्योंकि आपका मेहनत बहुत लगा इस बार। ओके, तो सभी को जय हिंद जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।